एक लड़का जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसके माथे पर डर का पसीना साफ नजर आ रहा था। वो लड़का भाग रहा था। तभी अचानक से वो बहुत घबराते हुए एकदम से रुक जाता है। उसके सामने एक भयानक आदमी दिखाई पड़ता है। उस आदमी की हरी डरावनी आंखें देख वो लड़का उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? वो लड़का रोते बिलखते हुए अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और उसको उस घने जंगल में खींच कर ले जाता है। उस काली रात में अब अंधेरे के अलावा कुछ रहती है तो उस लड़के की चीख। कुछ महीने बाद मौसम काफी खराब था। तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में वेदांत गाड़ी चलाते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तेज आंधी, तूफान और कड़कड़ाती बिजली के कारण एक पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर जाता है, जिस कारण आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इस पेड़ को भी अभी टूटकर गिरना था रास्ते पर। अब इस घनघोर बारिश में मैं जाऊं कहां? यहाँ तो आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। वेदांत खुद से बातें करते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकालता है, लेकिन अफसोस की बात उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी भारी बारिश में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दूर दूर तक वक्त गुजारने के लिए कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। वेदांत अपनी गाड़ी में से छाता निकालता है और होटल की तलाश में उस जंगल के अंदर निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक बंगला दिखाई देता है। उस बंगले की लाइट जल रही थी। उस बंगले को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बंगला खाली नहीं बल्कि उसमें कोई रहता है। वेदांत अब बिना किसी देरी के उस बंगले के पास जाता है और बंगले का दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है? कोई है क्या अंदर? वेदांत की बातों का कोई जवाब नहीं देता और एक बार फिर वेदांत उसी दरवाजे को खटखटाने जाता है, पर उससे पहले वो दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुल जाता है और उस दरवाजे के पीछे होती है एक बूढ़ी औरत। कौन हो तुम? और इतनी रात गए हमारे बंगले के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं वेदांत हूँ। वो दरअसल मैं घर जा रहा था, तभी बारिश होने लगी और तेज बारिश होने के कारण रास्ते में एक पेड़ गिर गया और इस वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और यहाँ मुझे कोई होटल नहीं दिखा सिवाय इस बंगले के, इसलिए मैं यहाँ हेल्प मांगने के लिए आ गया। क्या आप मुझे एक रात के लिए इस घर में पनाह दे सकती है? तुम्हें पता नहीं, इतनी रात गए किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान कैसा है ये कोई नहीं जानता। हाँ माँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जंगल में अपनी गाड़ी के अंदर रह भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे और बारिश भी ज्यादा तेज हो रही है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस आज रात की बात है। वेदांत की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है और वेदांत बंगले में आ जाता है। वेदांत के बंगले में आते ही अब सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अम्मा, ये भाई साहब कौन है और इतनी रात गए आपने इन्हें घर में आने क्यों दिया? वे क्या है ना बेटा, बाहर का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैंने इस मुसाफिर को अपने बंगले में पनाह दे दी है। ठीक है रामू काका, इन भाई साहब को इनका कमरा दिखा दो और इस बंगले के बारे में अच्छे से समझा दो। जी साहब। रामू काका वेदांत को उसका कमरा दिखाने लगते हैं और कमरा दिखाने के दौरान वो वेदांत को बोलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कुछ खाना है तो अभी बता दो, नहीं तो 2 बजे के बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय कोई नहीं उठता। और हाँ, आपसे विनती है कि आप भी अपने कमरे से बाहर ना आए। लेकिन रामू काका, ऐसा भी क्या है 2 बजे जो हमें कहीं आना जाना नहीं है?
अब किसी को इमरजेंसी होगी तो वो तो बाहर आएगा ही ना। रामू काका वेदांत को तिरछी नजर से देखता है और वेदांत भी चुप हो जाता है। इसके बाद रामू काका वेदांत के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसको खाना देकर वहां से चला जाता है। रात के 2:30 बज रहे थे। घड़ी के टिक टिक की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। बूढ़ी अम्मा भी अपने कमरे में सो रही थी। रोहित अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने कमरे में सो रहा था। लेकिन तभी अचानक रोहित की बेटी निशा को खांसी आती है। अपनी बेटी के खांसने से रोहित और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। निशा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माँ, पानी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सीमा उठकर पानी लेने किचन में जाती है। सीमा फ्रिज से पानी की बोतल निकालती ही है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। सीमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिवाय काले अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सीमा एक लंबी सांस भरती है और पानी की बोतल लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सीमा की नजर हॉल में सोफे के पास पड़ती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर किसी की काली परछाई बैठी हुई है। उस परछाई को देख सीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफे पर बैठा कौन है। बस यही जानने के लिए वो दबे पांव एक बार फिर हॉल की तरफ जाने लगती है और जैसे वो लाइट जलाती है वैसे ही लाइट ऑन के साथ ही वो काला साया भी गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये देख सीमा थोड़ी हैरान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ पर किसी की परछाई थी, लेकिन लाइट जलाने के साथ यहाँ सब कुछ ठीक है। हो सकता है ये मेरा वहम है। वैसे भी मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। इतना बोलकर सीमा एक बार फिर लाइट बंद करती है और डरते हुए सोफे की तरफ देखती है तो उसे एक बार फिर सोफे पर कोई बैठा नजर आता है। ये देख सीमा डर के मारे थर थर कांपने लगती है और चीखते हुए रोहित को आवाज लगाती है। रोहित, रोहित, जल्दी नीचे आओ। रोहित! सीमा की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत अपने कमरे से बाहर आती है। साथ ही रोहित भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सीमा को इतना डरा देख रोहित उससे सवाल करता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? रोहित, रोहित, यहाँ पर कोई है। यहाँ कोई है जो हम लोगों के जान का दुश्मन बना हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो सीमा? इस बंगले में हमारी फैमिली के अलावा कोई और नहीं है, और वो जो भी गेस्ट आया है वो सुबह चला जाएगा। यार, ये सब तुम्हारा वहम है, इसलिए इतना सोचो मत और मेरे साथ चलो। अम्मा, आप भी चिंता मत करो, आप भी अपने कमरे में सो जाओ। रोहित सीमा को लेकर अपने साथ कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में इस बार निशा नहीं थी। रोहित, निशा कहाँ गई? मैंने तो निशा को यही छोड़ा था। आगे की कहानी जल्दी आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। उस तूफानी रात के एक फोन कॉल के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कई जिंदगियां बदल गई थी, लेकिन आज तक सच्चाई का किसी को भी पता नहीं लगा है। घर में थोड़ा अंधेरा भी था और बिल्कुल सन्नाटा। तो समायरा को यह चीज थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि रोजाना ऐसा नहीं होता था। फिर उसने सोचा कि शायद बच्चे सो रहे हैं, इसलिए पूरे घर में अंधेरा कर रखा है। इसके बाद समायरा टीवी देखने लग गई। 1 घंटे तक टीवी देखने के बाद समायरा ने मिठाई खाने का सोचा। वह जैसे ही उठी तो उसे सीढ़ियों पर जहरी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। वो पलके तक नहीं झपका रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हेलो जेरी, तुम कैसे हो? नींद पूरी हो गई? आओ तुम्हें मिठाई दूं। जेरी कुछ नहीं बोला और एकटक समायरा की तरफ देखता रहा। क्या हुआ जेरी बेटा, नीचे आ जाओ। और जेरी यूं ही सीधा खड़ा रहा। उसने तेज चीख मारी और सीधा खड़ा अचानक नीचे की तरफ गिर गया।
ऐसा लगा मानो उसने ऐसा जानबूझकर कर दिया था। समायरा जोर से चिल्लाई। वो भागकर उसके पास गई, तभी अचानक जहरी वहां से गायब हो गया। समायरा के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। वह खुद के चेहरे पर थप्पड़े लगाने लगी। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है। चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। सिद्धार्थ और मीनाक्षी को पूरा शहर जानता था, क्योंकि वे अपने बिजनेस में काफी सफल हो चुके थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपने बिजनेस में काफी सफल हो गया था। मीनाक्षी घर पर ही रहती थी और सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाता था। परिवार की बात करें तो उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, लिली और जेरी। मीनाक्षी, मुझे अब बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरे साथ आओ। वो तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हम इतना पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के लिए हम बेबी सिटर रख लेंगे, बाकी सब नौकर तो है ही। ठीक है, पर इस छोटे से शहर में बेबी सीटर मिलना भी तो मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। उन्होंने हर अखबार में बेबी सिटर की वैकेंसी की ऐड छपवा दी थी। तो एक दिन समायरा नाम की 21 साल की एक लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, जो दिखने में ही काफी गरीब लग रही थी। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, वह काफी दुखी लग रही थी। गार्ड ने उसे अंदर भी नहीं जाने दिया। वह हाथ जोड़कर गार्ड से विनती करने लगी। साहब जाने दो ना, मैं काम के लिए आई हूँ। नहीं है जरूरत, चल निकल। तभी अंदर गार्डन में खड़ी मीनाक्षी उसे देख लेती है। उसकी परमिशन से समायरा घर के अंदर आती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। तो क्या करती हो तुम, और पापा क्या करते हैं? मैं नौकरी की तलाश में हूँ मेम साहब, और पापा। समायरा बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्या हुआ, बोलो। पापा जेल में है। क्यों, क्या क्राइम किया था? चोरी के आरोप में मैडम। देखो, मैं एक चोर की बेटी को नौकरी पर नहीं रख सकता। समायरा हाथ जोड़कर रोने लगती है और उनसे विनती करती है। ऐसे मत करो साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे रख लीजिए। मेरा बाप चोर है, मैं नहीं। हाथ जोड़कर विनती है साहब। उसकी हालत देखकर उन दोनों को दया आ जाती है और आखिरकार उसे इस बेबी सिटर की नौकरी पर रख लिया गया। समायरा ने सोमवार से शनिवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक बेबी सिटर की नौकरी शुरू कर दी थी। उसे वहां अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा खाना पीना भी मिलता था। समायरा इस नौकरी से काफी खुश थी और वो पूरी लगन के साथ नौकरी कर रही थी। वो दोनों अपने काम में बेहद बिजी थे। उन दोनों के पास संडे के अलावा बच्चों को संभालने का वक्त नहीं मिलने वाला था। अब सिद्धार्थ और मीनाक्षी मिलकर बिजनेस संभालने लगे। एक दिन सिद्धार्थ के घर उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोमिल अपनी शादी का कार्ड देने आता है। वह समायरा की पूछताछ करने लगता है। यार ध्यान रखना, आजकल ये घर के नौकर ही घर वालों को लूट लेते हैं। अरे इसका बाप तो चोर है, मैंने तो मीनाक्षी से पहले ही कहा था, पर वो माने तब ना। कमाल है, तुम तो बड़े रिस्क टेकर हो। अपने गले में पहले ही मुसीबत डाल के बैठे हो, संभल कर रहना इससे। खैर अब तक सब ठीक चल रहा था। तो संडे का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी दोपहर होने को ही थी कि अचानक बरसात शुरू हो गई। समायरा अपने घर पर ही थी। तभी समायरा का फोन बजा। अरे मीनाक्षी मैडम का कॉल। आज तो वो रोमिल साहब की शादी से वापस आए होंगे। उसने फोन उठाया और बात की। समायरा, आज हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आज तुम बच्चों की देखभाल के लिए आ जाओ। लेकिन मैडम आप आज ही तो शादी से वापस आए हैं और आज संडे भी है। हाँ, काम भी अचानक से आ पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पे कर दूंगी। वो बात नहीं है मैडम, पर मैं कैसे आऊँ? बाहर तो इतना तूफान आ रहा है और आपका घर भी इतनी दूर है। तुम बस तैयार रहो, तुम्हारे साहब तुम्हें घर से ले जाएंगे और तुम्हें यहाँ छोड़कर हम काम पर निकल पड़ेंगे। तो समायरा जल्दी से घर के काम निपटा कर तैयार हो गई और आधे घंटे में सिद्धार्थ भी वहाँ पहुँच गया। वो समायरा को अपने घर ले आया। समायरा, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। खाने का सभी सामान किचन में रखा है और रोमिल की शादी की मिठाई भी रखी है, खा लेना। ठीक है मैडम। मैं और सिद्धार्थ 3 या 4 घंटे में घर आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे साहब तुम्हें घर पर छोड़ आएंगे। मैडम आज ड्राइवर क्यों नहीं आया? ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए सिद्धार्थ ही तुम्हें लेने आए थे। तो इसके बाद मीनाक्षी और सिद्धार्थ वहाँ से निकल जाते हैं। वापस से आज का दिन। अब तक समायरा बहुत डर चुकी थी। तभी उसे किचन में बर्तन और पानी की आवाज आने लगी। अब ये किचन में बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है कोई बिल्ली आ गई है। वह किचन की तरफ जाने लगी तो समायरा ने देखा कि किचन में शेल्फ के ऊपर चढ़कर लिली सिंक के पास बैठी थी और बर्तन धो रही थी।
समायरा को लिली की पीठ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। सिर्फ पानी और बर्तन की आवाज आ रही थी। अरे लिली, ये काम तुम क्यों कर रही हो बच्चे? तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गई? लेकिन लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा और नजदीक गई तो देखा कि नल में से पानी की जगह खून बह रहा था। और जैसे ही लिली ने उसकी तरफ देखा, लिली का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेरी का था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें एकदम फटी हुई थी। चेहरे पर पूरा गुस्सा था। समायरा का दिल मानो गले में आ गया। अचानक से पीछे हट गई और दीवार से टकराई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी लिली ने खून से भरा एक गिलास समायरा के चेहरे पर फेंक दिया और समायरा पूरी खून से लथपथ हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से हिल सके। वो आंखें बंद करके सिर्फ चिल्लाती रही कि तभी एकदम शांति छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ना तो वहां पर लिली थी, ना ही कोई बर्तन और ना ही उस पर कोई खून। समायरा के साथ ये सब क्या हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। समायरा उस घर से जाने का सोच ही रही थी, लेकिन वो चाह कर भी वहां से जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। फिर उसने खुद को शांत किया और वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसे ऊपर से किसी के भागने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है इस घर में कोई चोर घुस गया है। जेरी और लिली के कमरे ऊपर थे और सिद्धार्थ और मीनाक्षी का एक कमरा ऊपर भी था और नीचे भी। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गई। तभी उसे जेरी भागते हुए दिखाई दिया। वह भागते हुए अपने कमरे में चला गया। जेरी, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ बच्चे। लेकिन जेरी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और समायरा लिली के कमरे में चेक करने के लिए गई। उसने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली था तो वो हैरान हो गई क्योंकि मीनाक्षी मैडम कहकर गई थी कि लिली सो रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर उसने सोचा कि शायद वो अपने भाई जेरी के कमरे में सो रही होगी। वो दोबारा से जेरी के कमरे की तरफ गई और इस बार वो कमरा खुल भी गया, पर वहां पर कोई नहीं था। फिर वो बाथरूम में चेक करने के लिए गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का भयानक नजारा देखकर वो हिल गई। वो जोर से चिल्लाई। बाथरूम में लिली और जेरी पानी वाले टब में डूबे हुए थे। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर वही भाव थे जो थोड़ी देर पहले समायरा ने देखे थे। इसका मतलब जो उसने देखा वह सच्चाई भी थी। वो लिली और जेरी के भूत ही थे। तभी उसने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने सिद्धार्थ को फोन किया और उसका भी फोन बंद था। वह बहुत डर गई। अगर बच्चे जिंदा नहीं है तो वो भागने की आवाज किसकी आ रही थी? कहीं उनका कातिल यही तो नहीं छुपा हुआ? हे भगवान। समायरा ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस के आने से पहले वो सिद्धार्थ और मीनाक्षी के कमरे में चेक करने गई और उसने हाथ में एक डंडा और टॉर्च लिया हुआ था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। उसे लगा कि कातिल को देखते ही वो उस पर डंडे से वार करेगी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और मीनाक्षी का कमरा खोला, उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाई। सिद्धार्थ और मीनाक्षी वहां बेड पर पड़े थे। उन दोनों के मुंह से झांक निकल रहा था। उनकी भी आंखें बिल्कुल वैसे ही खुली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डर से कांप रही थी। ये दोनों भी मर चुके हैं तो अभी दोपहर के वक्त सिद्धार्थ साहब मुझे कैसे लेने आए? वो पूरी तरह से उलझ गई थी। अचानक से उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समायरा एकदम चौकन्नी हो गई। समायरा ने एक हाथ में अपना टॉर्च दरवाजे की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ में डंडा जोर से पकड़ लिया। तभी वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया और वहां सामने पुलिस खड़ी थी। समायरा ने सारी बात पुलिस को बताई कि वो उस घर में एक बेबी सीटर का काम करती है और आज संडे के दिन मीनाक्षी ने उसे फोन किया था क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और आज वो बच्चों को देखने आई थी। पुलिस ने उसकी बात सुनी और फिर उसका फोन चेक किया। उसके फोन में मीनाक्षी के फोन से बात हुई थी, ये तो सच था, लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगा कि उसी ने इन सब का कत्ल किया है क्योंकि समायरा के पापा चोर थे। परिवार की हिस्ट्री भी ऐसी थी जिसकी वजह से समायरा की बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर मैंने ऐसा किया होता मैं आपको फोन क्यों करती? आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन दुर्भाग्य से सीसीटीवी बंद थे। वो पहले से ही बंद कर दिए थे। पुलिस को विश्वास हो गया कि समायरा ने ही कैमरे बंद किए होंगे। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया जिससे पता लगा
कि उन सब की मौत जहर से हुई है और ये जहर एक मिठाई में था। समारा ने उनको बताया कि इस हादसे के एक दिन पहले वो अपने दोस्त रोमिल की शादी में गए थे और वहीं से मिठाई लाए थे। छानबीन में पता लगा कि रोमिल ने उन्हें जहर वाली मिठाई दी थी क्योंकि वो सिद्धार्थ और उसके परिवार को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ और मीनाक्षी की मौत के बाद वो पूरे का पूरा बिजनेस हड़प सके। वो उनकी तरक्की से काफी जलता था। पुलिस ने समारा को छोड़ दिया था, अब वो सुरक्षित थी और इस केस का मुजरिम रोमिल जेल में था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के